Hello everyone, Bhupen this side. So today we are learning about what is stock market, why stock market exists. ठीक है, तो पहले हमारे पास फोर इनकम है टू क्रिएट वेल्थ. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या होता है. जो फर्स्ट कैटेगरी है एम्प्लॉय, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड बिजनेस ओनर एंड फोर्थ इन्वेस्टर. एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या रहता है, हमेशा एक चीज याद रखो, एम्प्लॉय कैटेगरी को बॉसेस होते हैं जो बिजनेस ओनर्स रहते हैं, वो उनका टाइम खरीद लेते हैं. ठीक है, उनकी एनर्जी खरीद लेते हैं, जिस वजह से उनके पास क्या नहीं रहता, किस टाइप की फ्रीडम नहीं रहते उनके पास. एनर्जी फ्रीडम नहीं रहता, टाइम फ्रीडम नहीं रहता, मनी फ्रीडम तो नहीं रहता, क्योंकि आपको मालूम ही होगा इंडिया में 90% लोग एम्प्लॉयज ही है. ठीक है, 90% लोग एम्प्लॉयज ही है. तो एम्प्लॉयज के जो इनकम है आपको पता ही चल रहा होगा कि 20-30,000 तक एम्प्लॉय को पेमेंट मिल जाता है. तो उस बेसिस पे वो अपनी जो रेगुलर लाइफ है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा विथ रिच टॉप लेवल. ठीक है, आप समझ रहे हो ना किस लेवल पे बात कर रहा हूँ. तो जैसे सेकंड हम देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉय क्या रहता है. तो सेल्फ एम्प्लॉय मतलब कोई मोबाइल शॉपी वाला है. ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, वो खुद अपने बिजनेस पे जा रहा है, उसका खुद का बिजनेस है, वो खुद अपने बिजनेस के लिए खुद टाइम दे रहा है, खुद 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 की एनर्जी वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है. तो वहां पे क्या होगा, उसको मनी फ्रीडम तो है क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में वो बिजनेस ओनर का ही काम कर रहा है, बट खुद वहां पे काम कर रहा है. ठीक है, बिजनेस ओनर में एंड सेल्फ एम्प्लॉय में फर्क क्या है. सेल्फ एम्प्लॉय खुद काम करता है अकेले, किसी को टीम नहीं बनाता, वो खुद अकेला काम करता है. इस वजह से उसके पास वेल्थ रहती है, बट इतनी बड़ी वेल्थ नहीं रहती सेल्फ एम्प्लॉय के पास. जब तक वो काम करेगा तब तक उसका पैसा आएगा उसके पास. जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया, उस दिन के बाद उसके हाथ में पैसा आना, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आना बंद. सेम एम्प्लॉय के साथ. ठीक है, तो ये दो कैटेगरी है ऊपर वाले, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय. दोनों कैटेगरी में ये जो मेन चीजें है वो नहीं है. फर्स्ट टाइम फ्रीडम एंड सेकंड है एनर्जी फ्रीडम. तो जब तक वो जिंदा है, हाथ पैर चल रहे हैं उसके, तब तक वो काम कर रहा है, तब तक उसका कैश फ्लो है वो आता रहेगा, वरना बंद हो जाएगा. तो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में अगर देखो, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में एक आदमी है, उसकी खुद की मोबाइल शॉपी है, वो पर डे 1,000 रुपीज कमा रहा है पर हैंडसेट बेच के. ठीक है, अगर 10,000 का एक हैंडसेट बेचा मोबाइल का, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ पर डे. 1,000 इंटू 30 डेज किया आपने, तो 30,000 उसने कमाया. ठीक है, 30,000 मंथली कमाया सेल्फ एम्प्लॉय. तो बिजनेस ओनर क्या करता है, बिजनेस ओनर टीम क्रिएट करता है. ठीक है, तो 30 लोगों की टीम क्रिएट करेगा बिजनेस ओनर, और उस टीम को काम पे लगाएगा. ठीक है, तो काम पे लगाने के बाद अगर आप देखो, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में वो कोई टीम नहीं यूज कर रहा था, बट बिजनेस ओनर क्या कर रहा है, टीम को यूज कर रहा है. तो टीम कैसे यूज करेगा, वो 30 लीडर्स बनाएगा बिजनेस ओनर कैटेगरी. ठीक है, वो क्या बोलेगा, हर एक को एक मोबाइल हैंडसेट बेचना है. ठीक है, हर एक को एक मोबाइल हैंडसेट बेचना है पर डे. तो देखो प्रॉफिट कितना निकला उसके हाथ में पर डे का, 30,000. बट उसने क्या कहा है, एम्प्लॉय कब काम करेंगे उसके साथ, जब उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा या उनको अच्छा वहां पे सैलरी मिलेगी. ठीक है, तो बिजनेस ओनर ने क्या कहा है उनको, अगर आप 1,000 रुपीज प्रॉफिट कमा रहे हो पर डे का, तो आप 800 रुपीज आपके ही है उस प्रॉफिट में, पर डे के 800 रुपीज आप ले लो. मुझे ओनली 200 रुपीज देना है पर एम्प्लॉय, मुझे ओनली 200 रुपीज देना है. ठीक है, तो इसका टर्नओवर देखो कितना बिल्ड हो रहा है, 200 रुपीज इंटू 30. तो कितना टर्नओवर बिल्ड किया बिजनेस ओनर ने, पर डे का 6,000 बिजनेस कर लिया. उसके बाद इंटू 30 डेज आप करोगे तो कितना आता है, जो टर्नओवर आता है मंथली का, 1,80,000. ठीक है, तो इतना बड़ा बिजनेस उसने विदाउट एनी टाइम इन्वेस्ट किए, विदाउट एनर्जी लगाए किया है. ठीक है, तो बिजनेस ओनर क्यों अच्छी कैटेगरी है, तो इस वजह से कि उसके पास टाइम रहता है, मनी फ्रीडम रहता है, एनर्जी फ्रीडम रहता है. वो मैनेजर को कॉल करके बताएगा कि ऐसे ऐसे टीम हैंडल करनी है, या आप कर लो. जो जो अमाउंट है प्रॉफिट वाली, वो उस दिन उसके बैंक अकाउंट में आ जानी चाहिए. वो दुबई में या कहाँ भी बैठा होगा, आराम कर रहा होगा, अपनी लाइफ
आराम से जी रहा होगा, पैसा उसके पास खुद चला आता है, वो पैसे के पास नहीं चला जाता, ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कैटेगरी में क्या रहता है, आप जैसे कि कोई एसेट पकड़ लो, जैसे एसेट हम पकड़ते हैं गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, ये एसेट्स है जिसमें आपने पैसा डाल दिया, देन वो आपको पैसे देने वाले, ठीक है। और लाइबिलिटीज क्या रहती है, जैसे कार हो गई, मोबाइल हो गया, जो लाइबिलिटी जो है, जिस जो क्या करे, एक बार आपने उसमें इन्वेस्ट कर लिया लाइबिलिटीज में, तो उसको आपको बार बार पैसा देना पड़े, लाइबिलिटीज आपको पैसा नहीं देगी, पर आपको देना पड़ेगा लाइबिलिटीज को। तो लाइबिलिटीज एक कार हो सकती है, एक लोन हो सकता है, ठीक है। अगर देखो कार, एक नई कार आपने अपने नाम पे बुक किया, उस कार को शोरूम से बाहर निकाला ना, तो वहां पे उस कार की 10% प्राइस गिर जाती है जिस दिन आप कार को अपने शोरूम से बाहर निकालते हो। उसके बाद क्या रहता है, अगर आपने वो कार 10 ईयर के बाद, ठीक है, 10 ईयर के बाद अगर वो कार आप बेचना चाहते हो, तो वहां पे क्या होगा, उस कार के जितने जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी, जितनी 18 लाख पे अगर आपने कार ली होगी, तो 10 ईयर के बाद उसकी वैल्यू होगी मिनिमम 1 to 2 lakhs होगी, ठीक है। तो आप घाटे में चले गए, तो वही 18 लाख अगर आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किए, जैसे आप कोलगेट यूज करते हो तो कोलगेट में इन्वेस्ट किए, तो 8 ईयर या 10 ईयर का जो आपको ग्रोथ होगा उस स्टॉक का, उतना आपको रिटर्न मिलेगा। और आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो एक्चुअल कीमत है, जितने आपने इन्वेस्ट किया वो वही जगह है, उतनी आपको आपके हैंड बाय हैंड आ जाएगी उस दिन, एंड उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इसलिए इन्वेस्टर दिन ब दिन रिच होते चले जाते हैं। तो उनके पास टाइम फ्रीडम रहता है, मनी फ्रीडम रहता है, एनर्जी फ्रीडम रहता है। तो इन्वेस्टर हमेशा एसेट का यूज करता है पैसे को ग्रो करने के लिए, वो खुद काम नहीं करता बट पैसे को काम पे लगाता है। ये आपको चीज समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो आपको आइडिया आ चुकी होगी कि स्टॉक मार्केट क्यों रहता है। तो अब आपको समझेगा कि परफेक्टली जो व्यू रहता है स्टॉक मार्केट होने के पीछे। जैसे हमने बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस ओनर कैटेगरी डिस्कस की, तो उसमें क्या हुआ, अगर हम देखें बिजनेस ओनर कैटेगरी में, वो 30 लोगों की टीम बना रहे हैं, तो जहाँ पे टीम बन रही है तो पहले अपने हाथ में पैसा होना चाहिए। अगर बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस ओनर के हाथ में अच्छा खासा अमाउंट रहना ही चाहिए, मिनिमम 30 से लेकर 50 लाख तक। जो स्टार्टअप रहता है उसके हाथ में इतना फंड रहना ही चाहिए, ठीक है। तो इतना तो फंड कोई भी खड़ा कर सकता है, अगर बिजनेस उसको दिल से चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है, उसके पास अच्छा आइडिया है, बिजनेस प्लान है, वो वर्क कर लेगा इतना अमाउंट, ठीक है। बट अगर उसको बिजनेस ग्रो करना है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया अगर बिजनेस ग्रो करना है, तो इतना फंड कहाँ से लगा लाएगा वो। अगर ऑल ओवर इंडिया बिजनेस ग्रो करना है तो उसको इतना फंड चाहिए, मिनिमम 5,000 CR। इतना फंड कहाँ से लाएगा, तो उसके पास चांस रहता है एक बिजनेस ओनर के पास, एक तो हम चले जाए बैंक के पास, वो बैंक के पास चला जाता है, लोन के लिए अप्लाई करता है। बट बैंक क्या कहती है उसे, मुझे ईयरली 18% जो इंटरेस्ट है तुम्हारे लोन का वो देना पड़ेगा। तो 5,000 CR का आप लोन इंटरेस्ट निकाल ही लो, 80% कितना आएगा ईयरली बेसिस में। अगर उसने, बिजनेस कैसे चलता है हमेशा आपको पता ही होगा, बिजनेस में अप एंड डाउन रहते हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं, हमेशा कोई भी बिजनेस ऐसा सीधा नहीं ग्रो किया है। एक चीज आप याद रखो और दिमाग में डाल दो, कोई भी बिजनेस स्ट्रेट लाइन में कभी ग्रो नहीं होता, तो अप एंड डाउन आते रहते। उस टाइम पे क्या होगा, अगर उसने जो बैंक का लोन रहता है वो अगर भर नहीं पाया वहां पे, तो क्या होगा, बैंक का इंटरेस्ट बढ़ते चली जाएगी और कंपनी क्या होगी, डेप्ट में आ जाएगी। जैसे कंपनी डेप्ट में आ जाएगी, कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी, कंपनी की बैलेंस शीट खराब होगी, उसके साथ कंपनी पर लायबिलिटीज इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे कंपनी की लायबिलिटीज इंक्रीज होती चली जाएगी, तो कंपनी पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो बैंक के पास बिजनेस ओनर नहीं जाते, क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि 18% लोन का जो इंटरेस्ट है वो बचाने के लिए, एंड जो अप एंड डाउन आते रहते हैं बिजनेस में, उससे बचने के लिए वो बैंक के पास नहीं जाती। तो वो कहाँ कहाँ से पैसा रेज कर सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं फंड रेजिंग, ठीक है। फंड रेजिंग, तो फंड रेजिंग कैसे की जाती है, पब्लिकली जाती है। जो प्राइवेट कंपनीज है अभी तक की जो पब्लिक गई है, इस वजह से उनको फंड मिला है। कहाँ से मिला है, पब्लिक थ्रू, इसे कहते हैं IPO, ठीक है।
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्यों कंपनी ऑफर करती है? क्योंकि उनको जितना फंड चाहिए उतना वो पब्लिकली रेज करना चाहती है, ना कि बैंक थ्रू। ठीक है, बैंक थ्रू रेज किया तो वो खुद ही लफड़े में वहां पे फंस जाएगी। तो इस वजह से वो आईपीओ थ्रू फंड रेज करती है। कहाँ पे चले जाती है आईपीओ के लिए? उनको कहाँ पे जाना पड़ता है? हमारे फिनेंशियल मार्केट के पास जो है। दो इंडेक्स है हमारे, एक है एनएससी एंड सेकंड है बीएससी, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो इंडेक्स है हमारे पास। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास जाने से पहले किसी भी कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होना है, लिस्टेड होना है, वहां पे लिस्ट होना है स्टॉक मार्केट में, तो वो कंपनी को पहले सेबी थ्रू, जो सेबी का जो टेस्ट रहता है वो कंप्लीट करना पड़ता है। अब आप पूछोगे सेबी ये क्या भला है? तो सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के बहुत रूल्स है। ठीक है, वो कंपनी को क्रॉस करके धीरे धीरे कंप्लीट करके आगे जाना होता है। तो सेबी के रूल्स क्या क्या हो गए? कंपनी की बैलेंस शीट पड़ेगी हमेशा सेबी, बैलेंस शीट पड़ेगी। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? एसेट आएगा, कंपनी ने एसेट आएगा, उसके बाद लाइबिलिटीज आएगी, लाइबिलिटीज आ गई, उसके बाद आ गया कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आ गया। कंपनी डेब्ट फ्री है कि डेब्ट है कंपनी पे, ये आएगा। कंपनी ने डील किससे की है? गवर्नमेंट के साथ कोई डील हुई है क्या कंपनी की? जैसे एलएनटी, जो हमारे लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी थी, उसकी गवर्नमेंट से डील हुई थी। क्या डील हुई थी? कि जो रेलवे के पुल्स है, ब्रिजेस है, वो बना के देगी, वो कंपनी के साथ डील्स हुई थी। इस वजह से जो एलएनटी जो कंपनी थी लार्सन एंड ट्यूब्रो, उसका प्राइस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था अच्छा खासा, तो उसमें वो प्रॉफिट बना रही थी। इस वजह से उसको जो स्पाइक आया था एलएनटी में, वो अच्छा स्पाइक था। क्यों? क्योंकि उसको डील्स मिल रहे थे, अच्छे अच्छे डील्स मिल रहे थे कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इस वजह से उसका प्राइस बढ़ा है। तो ये सब कुछ दिखाने के बाद और एक चीज रहती है, कंपनी पहले स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने से पहले 5 ईयर का उसका 5 ईयर्स 5 ईयर्स का उसका क्या होना चाहिए? जो अकाउंट स्टेटमेंट रहती है 5 ईयर्स के रहने चाहिए। 5 ईयर्स में कंपनी ने पर ईयर कितना परसेंटेज में कंपनी ग्रो किया है, कंपनी का जो रेपुटेशन है वो कैसा है, कंपनी का कहाँ पे स्कैम वेम नहीं हुआ है क्या, वो दिखा, मतलब वहां पे देखा जाता है सेबी थ्रू। देन सेबी अलाउड करने के लिए, मतलब उसको अलाउ करती है कि आप आपका आईपीओ है वो मार्केट में पब्लिक कर सकते हो हमारे स्टॉक मार्केट में। जैसे एनएससी में एंड बीएससी में आपका आईपीओ आप लॉन्च कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। अगर कंपनी की रेपुटेशन खराब है, किस स्कैम में कंपनी का किसी हाथ है, तो कंपनी को वहां पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ होता है, देन कंपनी आईपीओ ऑफर करती है, और देन कंपनी स्टॉक मार्केट में एक्स डेट को लिस्टेड होती है। जैसे कंपनी लिस्टेड होती है ना, तो कंपनी की एक फेस वैल्यू रहती है, जितना फंड चाहिए उस, जो आता 5,000 CR का फंड चाहिए कंपनी को बिजनेस ग्रो करने के लिए, एक्सपांडिंग करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो इस वजह से कंपनी लिस्ट हुई है, देन सेबी के पास गई, सेबी ने सब कुछ चेकिंग की कंपनी की रेपुटेशन कैसे है, बैलेंस शीट कैसे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, कंपनी 5 ईयर पहले की है या नहीं, या कोई भी उठ के चला आएगा और स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सेबी के जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं। देन किसी भी कंपनी को अलाउ किया जाता है। उसके बाद कंपनी लिस्ट हो गई विथ फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है? अगर किसी भी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, उस हिसाब से कंपनी के फेस वैल्यू रहती है। ठीक है, जैसे कंपनी में इन्वेस्टर ज्यादा बढ़ गए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कंपनी की बढ़ जाएगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या रहती है? कंपनी के पास ओवरऑल कितने शेयर्स है, एंड जो शेयर्स है उसमें कितना स्टेक किसी ने लिया है, मतलब एफआई का, जो उसे हम कहते हैं रिटेल कोटा, एंड जो हमारा गवर्नमेंट का भी कोटा रहता है किस किस कंपनी में। उसके बाद हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रहता है, एफआई का, डीआई का कोटा रहता है, रिटेल का रहता है, एंड जो कंपनी का सीईओ रहता है उसका भी रहता है वहाँ पे स्टेक। ठीक है, तो वो डिवाइड किया जाता है। तो पब्लिक को कितना स्टेक बाहर निकालना है कंपनी में, मार्केट में शेयर्स को,
ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब ट्रेडिंग होनी ही चाहिए, लिक्विड रहना ही चाहिए कोई भी स्टॉक। अगर लिक्विड नहीं है तो उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो ट्रेडिंग होती है इस वजह से कि कोई भी स्टॉक धीरे-धीरे ऊपर चला जाए विथ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? तो वो टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे फॉलो होता है, उसके बाद ही कंपनी ग्रो होती है। क्योंकि अगर टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं रहेगा तो चार्ट क्या दिखेगा हमें? कंपनी ग्रो हो रही है तो ओनली हमें प्राइस मतलब समझ आ जाएगा, बट चार्ट पे कोई कैंडल्स ही नहीं चलेगी ना, तो इस वजह से टेक्निकल एनालिसिस रहता है। देन कंपनी लिस्ट होने के बाद कंपनी में ट्रेडिंग रहती है, इन्वेस्टिंग करते हैं लोग और उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे ग्रो हो जाती है। तो आपको अच्छे से समझ आया आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्यों रहता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है।